हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है ज्योति हितेश चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं 2-3 दिन से आप लोगों के साथ स्टडी ब्लॉग्स नहीं ला रही थी। उसका एक ही रीज़न था कि आप लोग उसे ना प्यार दे रहे थे, ना लाइक कर रहे थे, ना सब्सक्राइब कर रहे थे। तो मुझे लगा कि उसमें थोड़ा-सा वेस्टिंग ऑफ टाइम हो जाती है। अगर मैं अपलोड भी करूँ और उसे कोई देखे भी नहीं, तो ये मेरा टाइम का वेस्ट होना होता है। अगर हम नॉर्मल वे में अगर हम पढ़ाई करें, तो हो सकता है कि हम 1 घंटा 2 घंटा हम अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसमें हमें एडिटिंग करनी होती है। एडिटिंग करने के बाद फिर हमें पढ़ाई भी करनी होती है। एडिटिंग में भी ऑलमोस्ट आप 30 मिनट्स लेकर के चले कि उसमें टाइम निकल जाता है। तो फिर उसे अपलोड करना होता है, फिर अपलोडिंग में टाइम लगता है। और जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो वीडियो बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो उन्हें तो पता ही होगा कि कितना टाइम लगता है इसमें। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे आएँ, और अगर आप देखें तो प्लीज़ लाइक करें और उसे सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए, आज हम स्टडी में सबसे पहले हमने जो फर्स्ट डे हमने पढ़ा था, उसमें 30 क्वेश्चन समसामयिकी का पढ़ा था, जो कि घटना चक्र से लिया गया था। और ये मैंने आपको बोला था कि ये बीपीएससी एएसओ में भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा, और बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी होगा। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे जिसमें कि जीएस का सेक्शन होता है, तो जीएस का सेक्शन होगा तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और हम चलते हैं अपने स्टडी। तो हमने 30 क्वेश्चन फर्स्ट डे अटेम्प्ट किया था। 30 क्वेश्चंस को हमने रीड आउट किया था। और सेकेंड डे भी हमने 30 क्वेश्चन, यानी कि 1 to 30, उसके बाद 31 से लेकर के 60 तक, यानी कि 31 से 60 तक हमने कवर किया था। तो अब तक हमने डे 2 तक मिला करके चले तो हमने 60 क्वेश्चन कवर किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 60 के बाद, यानी कि 61 से लेकर के 90 तक जाएंगे। ठीक है, तो टू बी कंटिन्यूड। Let's study with me. तो उस दिन हम लोगों ने 60 तक तो हमें जाना चाहिए था, लेकिन हमने 59 तक किया था। कुछ कारण बस मैं 60 को कवर नहीं कर पाई थी। तो आइए हम 60 को कवर करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है। तो ये है आपका एकनाथ शिंदे। 67 बीपीएससी में पूछा गया था। और ये है एकनाथ शिंदे का। इसमें डिटेल्स हम देखते हैं कि क्या है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में 30 जून 2022 को शपथ ग्रहण किया। वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। अब आते हैं 61वें नंबर पे। 61 में देखिए, इसमें कह रहा है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। और ये किया है आपको केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है हर घर तिरंगा अभियान। अब आते हैं इसके डिटेल्स को पढ़ते हैं। डिटेल्स में जानते हैं कि ये क्या कह रहा है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में हर घर तिरंगा अभियान के शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा किया गया। अब आते हैं 62 नंबर में कहा जा रहा है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है आपका उत्तराखंड। अब इसकी डिटेल्स को ध्यान देते हैं। यह कह रहा है कि जुलाई 2022 में उत्तराखंड केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति एनईपी के लागू करने हेतु की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार के प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। 63 नंबर में कहा जा रहा है कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों में निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। तो आइए निम्नलिखित जोड़े देखते हैं क्या क्या कह रहा है। इसके डिटेल्स को ही डायरेक्ट देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। प्रश्नकाल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन थे। वर्तमान में सीवी आनंद बोस हैं। यानी कि इसमें जो राज्यपाल का दिया गया है, जो चित्रण किया गया है, जैसे कि ए नंबर ऑप्शन कहा जा रहा है कि सही है। और ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि केवल 1 और
केवल दो, केवल 1 और 2। तो 1 में मेरा क्या है, कौन सा ऑप्शन मेरा सही है? तो 1 में कहा जा रहा है कि राजस्थान, यानी कि कलराज मिश्र, वहाँ राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। और 2 नंबर ऑप्शन जो कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल, ये दोनों क्या है, राइट ऑप्शन है। और ये जो राइट ऑप्शन है इसी ये आता है आपको ऑप्शन नंबर ए में। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो मेंशन किया हुआ है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है ला गणेशन, ये थे, अब जो वर्तमान में आ गए हैं वो है सीवी आनंद बोस आ गए हैं, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और शेष युग्म सही सुमेलित हैं। अब अगला है 64 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है। अब इसके डिटेल्स को जानते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है डिटेल्स में। इसमें कहा गया है कि जुलाई 2022 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा यूथ इन इंडिया यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 चौथा संस्करण जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021 तक कुल जनसंख्या की आबादी, युवा आबादी जो है उसकी प्रतिशतता में वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2021 के बाद वर्ष इसमें जो रिपोर्ट के अनुसार जो कहा गया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश जो है 2021 में जो है कुल जनसंख्या, जो युवा आबादी है, जो यूथ है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसका टोटल परसेंटेज जो है, इंक्रीज परसेंटेज जो है, परसेंटेज ग्रोथ वो दिखाया गया है। ठीक है, वो दर्ज किया गया है। अब देखते हैं कि 2021 उसमें कहा जा रहा है कि 2021 के बाद में जो इसमें गिरावट के दर्ज होने की संभावना रिपोर्ट द्वारा व्यक्त की है। ठीक है, रिपोर्ट उनके द्वारा व्यक्त की गई है। अब आते हैं 65 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है। अब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑपरेशन गंगा। जब यूक्रेन से भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से जो है भारतीयों को जो लाने का इन्होंने एक मिशन लागू किया था कि वहाँ से लोगों को बाहर निकाल करके लाया जाएगा, तो उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन गंगा। ये देखिए इसमें इसका डिटेल्स क्या कह रहा है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा को शुरू किया गया था। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2023 में भारत ने सीरिया और तुर्की में भूकंप के पश्चात राहत के कार्यों हेतु ऑपरेशन दोस्त को संचालित किया गया। विदित हो कि इजराइल हमास संघर्ष के दौरान वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय को अक्टूबर 2023 में अंजाम दिया था। अब 67 कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। ये तो आप सभी को पता होगा कि किस तारीख को की गई थी। ये की गई थी 24 फरवरी 2019 को, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 24 फरवरी 2019 को किया गया था, लेकिन ऑप्शन में ये चीज़ नहीं मेंशन किया गया है। तो ये हम यहाँ लगाएंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये 67th BPSC के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब आते हैं इसके डिटेल्स में। देखिए यहाँ डिटेल्स में मेंशन किया हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। इस योजना की बूथ लक्ष्य प्रभाव में 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया। यह 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय योजना है। ठीक है, ये एक सेंट्रल योजना है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इंक्लूड किया जा रहा है कि इस योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष सहायता प्रदान की जाती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं। इसमें जीते हैं 19 पदक जीते हैं।
अब आते हैं इसके डिटेल्स पे आते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इन सभी को मिला करके हम कह सकते हैं कि टोटल 19 पदक उन्होंने जीता है, 19 मेडल उन्होंने लाया है और भारत में 19 मेडल जीता है। और भारत ने 19 पदक के साथ भारत पदक तालिका में कितने नंबर पे आ गए हैं? अब ये आ गया है 24वां नंबर पे, यानी कि 24th नंबर पे आ गया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 29 पदक यानी कि 29 मेडल जो है, जिसमें से कि 7 गोल्ड है और 9 रजत और 13 कांस्य, जीतते हुए पदक तालिका में 18वां स्थान हासिल कर लिया गया है। अब आते हैं 68 नंबर में। 68 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। आइए हम पहले इनके डिटेल को देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। भारत ने 1 अगस्त 2021 से 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। सुरक्षा परिषद का प्रत्येक सदस्य देश 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता संभालता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के दौरान हुए चुनाव में भारत को वर्ष 2021 और 2022 की अस्थायी सदस्यता के लिए चुना गया था। 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस वर्ष 2005 के यानी कि 2005 के गणतंत्र दिवस समारोह की किस देश के शासक मुख्य अतिथि थी। ये 47th पे, इसका कोई ये मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसके डिटेल्स को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये है बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और ये करंट ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो कि हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि अभी देखिए, अभी अगर हम 25 की बात कर रहे हैं, ये 2005 की बात कर रहा है, तो हमें करंट वाले जो हैं इनमें याद कर रखना है कि गणतंत्र दिवस समारोह में 2025 में कौन आए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी पुराना हो जाता है। अगर हम पढ़ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम डिटेल्स को पढ़ ही लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि वर्ष 2005 के गणतंत्र दिवस समारोह में भूटान नरेश जिग्मे सिंगमे वांगचुक मुख्य अतिथि थे। और वर्ष 2021-2022 में कोविड-19 के कारण कोई मुख्य अतिथि भारत में नहीं आ सका। विदित हो कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। 2021 में गणतंत्र दिवस पैरेड में मुख्य जो विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे। आइए इसके डिटेल्स को देखते हैं। 70 नंबर का डिटेल्स है। इसमें कहा जा रहा है कोई नहीं, और ये यहाँ मेंशन किया हुआ है कि उस समय जब कोविड आया था तो 2 साल जो है 2 साल कोई भी मुख्य अतिथि हमारे यहाँ नहीं आए थे, क्योंकि 2021 और 2022 में कोविड-19 का जो कारण था, मेन रीज़न था 2021 और 22 में क्या था, कोविड का रीज़न था, जिसके कारण कोई भी गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुए थे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 71 में ये कहा जा रहा है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली है। ये है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। भारत में, इसके डिटेल्स को पढ़ते हैं। भारत के संसद की नई इमारत निर्माण की परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को प्राप्त हुआ था। विदित हो कि मई 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए परिसर का उद्घाटन किया है। अब आते हैं 72nd में। अब आता है इसमें कहा जा रहा है कि सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है।
मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? इसमें इसका उद्देश्य है रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसकी डिटेल्स देखिए, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये 66th बीपीएससी के पीटी में आया हुआ है। तो आइए इसको भी जान लेते हैं, इसके डिटेल्स को पढ़ते हैं। ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इसे पायलट परियोजना के रूप में सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्वी रेल जोन प्रारंभ किया गया और अक्टूबर 2020 से सभी रेलवे जोनों में विस्तारित किया गया है। अब आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ कहा जा रहा है कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा निर्मित है? इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हालांकि ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। जो कोविशील्ड वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन है, ये बनाया गया था और ये बनाया गया था सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, लेकिन इसे जो है इसे अनुमोदित कौन किया था? ये WHO के द्वारा अनुमोदित किया गया था। आइए इसके डिटेल्स को पढ़ते हैं। इसका डिटेल्स है, कह रहा है कि भारत की कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन का ब्रांड नेम है, जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Without wasting any time, come to the next question. फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? ये देखिए, ये कितना ये देखिए, ये है फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ, यानी कि जो फिट इंडिया अभियान है इसकी पहली वर्षगांठ थी और उसके अवसर पर जो है एक मंत्र दिया गया, जिसे कहा गया है कि जो मंत्र है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये पूछा गया था 66th बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था। अब देखिए इसके डिटेल्स को पढ़ते हैं। तो सितंबर 2020 में फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था। अब आते हैं 75th में देखते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, और ये क्या जारी किया है? 100 रुपये का सिक्का। अच्छा, ये देखिए, ये राजमाता विजया राजे सिंधिया को 100वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया। ठीक है, अक्टूबर 2020 में राजमाता विजया राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। अब आते हैं 76 नंबर में। यहाँ कहा जा रहा है 76 नंबर में, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? ये किया है HDFC बैंक, बी नंबर ऑप्शन। HDFC बैंक, इसके डिटेल्स को देखते हैं। HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया है। यह ऐप किसानों के लिए मंडी मूल्य, अद्यतन कृषि समाचार, मौसम पूर्वानुमान, बीज से संबंधित सूचनाएं जैसी मूल्य वर्धित सेवाएं उपलब्ध कराता है। 77 नंबर में आते हैं। यह कहा जा रहा है कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी? ये किया गया था बी नंबर, यानी कि दिल्ली में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को जिस वायु सेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायु सेना में सम्मिलित किया गया, ये किस में किया गया था?
डिटेल्स पढ़ते हैं। यह है सितंबर 2020 में 5 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स को अंबाला वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। ठीक है। 79 नंबर में कहा जा रहा है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है डी रुद्रम। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है। इसे DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना में के लिए विकसित किया गया है। और 80 नंबर क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो ये है बी नंबर ऑप्शन, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। प्रश्नकाल में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के प्रमुख DG सतीश रेड्डी थे। और 25 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है। इसका गठन वर्ष 1958 में किया गया। 81 में देखते हैं, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये चुना गया है परेश रावल को। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष जो है ये चुना गया है परेश रावल को। अब इसके डिटेल्स को भी देख लेते हैं। सितंबर 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में यानी कि 1959 में संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई के रूप में की गई थी। वर्ष 1975 में यह एक स्वतंत्र इकाई बन गई है। सॉरी गाइस, इतनी रात हो गई है ना कि वीडियो बनाते बनाते थोड़ी सी नींद आने लगी थी। और इसमें मेरी दिन भर का थकावट हो जाता है ना, अपनी स्टडी भी करनी होती है और आप लोगों के साथ एक वीडियो भी पोस्ट करना होता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। वर्ष 1975 में यह एक स्वतंत्र इकाई बन गई एवं 1960 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में पंजीकृत हुई। अब 82 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया, जो है विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान। अब इसके डिटेल्स को पढ़ते हैं। यहाँ डिटेल्स में कहा जा रहा है विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवसाय करने की सरलता सूचकांक 2020 में 77वें स्कोर से लेकर के भारत का स्कोर 63वां हो गया, यानी कि 77 से कहाँ हो गया 63 हो गया 2020 में। प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को दिया गया। विदित हो कि डाटा संबंधी और नियमितताओं की जांच के बाद विश्व बैंक ने रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद कर दिया है। हाल ही में इसरो CNES के एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये है, आपको डिटेल्स पढ़ लीजिए। डिटेल्स पढ़ते हैं तो मार्च 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज CNES ने भारत में किस संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत दोनों देश पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के और एक समूह को स्थापित करने की संभावना की दिशा में कार्य करेंगे।
अब अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 84 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मार्च 2019 में जो सरकार है, सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं, डिटेल्स पढ़ लेते हैं पहले हम। 27 फरवरी 2019 को तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा ISL शब्दकोश के द्वारा दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया। इसे भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC द्वारा तैयार किया गया था। इस शब्दकोश में शैक्षणिक, कानूनी, चिकित्सा और तकनीकी से संबंधित 6000 शब्द शामिल किए गए थे। इस शब्दकोश का पहला संस्करण 3000 शब्द के साथ 23 मार्च 2018 को जारी किया गया। ज्ञातव्य है कि प्रश्न मार्च 2019 में पूछा गया, जो कि गलत है। 17 फरवरी 2021 को भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का तीसरा संस्करण जारी किया गया, जिसमें कि 10,000 शब्द हैं। विदित हो कि सितंबर 2022 में भारत सरकार ने भारतीय सांकेतिक शब्दकोश मोबाइल शायनरलन को लॉन्च किया है। इस शब्दकोश में 10,000 शब्द हैं। इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। अब आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में। मनोहर पारिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ये लिया है प्रमोद सावंत ने। और अब आते हैं इसके डिटेल्स को देखते हैं। मार्च 2019 में प्रमोद सावंत ने गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने मनोहर पारिकर का स्थान लिया है और 17 मार्च 2019 में उनका निधन हो गया था। अब आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है। ये 66 में पूछा गया है, 66 BPSC के PT में पूछा गया है और ये है रेखा शर्मा। और ये है रेखा शर्मा। अब आइए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य ने प्रक्षेपित किया था। ये किया था आंध्र प्रदेश ने। इसका डिटेल्स पढ़ते हैं। 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 3M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह GSLV मार्क 3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान यानी कि फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट थी। विदित हो कि चंद्रयान 3 और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। इस तरह भारत की उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाला भारत कैसा बन गया, चौथा देश बन गया। कौन सा स्थान पाया, चौथा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी IKEA का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया है। ये खोला गया हैदराबाद में। अगस्त 2018 में स्वीडन की प्रमुख वैश्विक होम फर्नीचर रिटेल सॉरी मैं क्या बोलने लगी, हाँ फिर से मैं इसे पढ़ देती हूँ। अगस्त 2018 में स्वीडन की प्रमुख वैश्विक होम फर्निशिंग रिटेलर IKEA ने अपना पहला शोरूम हैदराबाद में खोला है। वर्तमान में IKEA के 4 स्टोर भारत में है। IKEA हैदराबाद, IKEA नवी मुंबई, IKEA वर्ली सिटी स्टोर और IKEA बंगलुरु।
अब आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में। कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत में संसद के 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष में विनिर्णय को समर्थन किया, जिसने तलाक एक बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया। डी नंबर ऑप्शन है। इसके डिटेल्स को ही देख लेते हैं। इसका डिटेल्स कह रहा है कि देश के सबसे जटिल सामाजिक मुद्दों में से एक 3 तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपना निर्णय सुनाया। 5 में से 3 न्यायाधीशों ने, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, न्यायाधीश नरीमन, न्यायाधीश यू ललित, 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया। तीनों न्यायाधीशों ने जस्टिस अब्दुल नज़ीर और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर की राय का विरोध किया। तीनों न्यायाधीशों ने कहा कि 3 तलाक संविधान 14(1) का उल्लंघन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। नाइनटी नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? ये बने हैं सी नंबर सुरेश नाबत, शायद यही बोल लिखा हुआ है ना। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए। यहाँ कहा जा रहा है कि 1 मार्च, इसके डिटेल्स में पढ़ते हैं। 1 मार्च 2019 को वरिष्ठ पत्रकार सुरेश नामपथ ने समाचार पत्र द हिंदू के संपादक एडिटर का पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व सुरेश राष्ट्रीय संपादक यानी कि नेशनल एडिटर के पद पर थे। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। हमने आज 90 क्वेश्चन तक किया है। अब आगे जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन और हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि 91 से लेकर के आगे करेंगे हम। तो आज बस इतना ही। ठीक है, आप अगर आप देखते हैं, अगर आप इस चैनल को ज्योति हितेश चैनल पे देखते हैं, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत होगी वीडियो बनाने की, एडिट करने की, या फिर अब मैं अगर पढ़ाई करती हूँ, थक जाती हूँ, तो मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो लाऊंगी और अपनी स्टडी ब्लॉग भी बना सकती हूँ, अगर आप मुझे ढेर सारा प्यार दें। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।